नमस्कार. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनी 1978मध्ये महाराष्ट्र फाउंडेशनची स्थापना केली. या फाउंडेशनच्या वतीने 1994 पासून मराठी साहित्य क्षेत्रातील व्यक्तींना तर 1996 पासून महाराष्ट्रातील समाजकार्य या क्षेत्रातील व्यक्तींना किंवा संस्थांना त्यांच्या उल्लेखनीय व अनुकरणीय योगदानासाठी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येतं. म्हणजे महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या साहित्य पुरस्कारांचं हे 24वे वर्ष आहे आणि समाजकार्य पुरस्कारांचं हे 22वे वर्ष आहे. 2017 या वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या साहित्य आणि समाजकार्य मिळून एकूण 9 पुरस्कारांच्या वितरणासाठी आयोजित केलेला हा समारंभ आहे. या समारंभाला विचारपीठावर आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वांचं महाराष्ट्र फाउंडेशन, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट मुंबई आणि साधना ट्रस्ट पुणे या तीनही संस्थांच्या वतीने सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. विचारपीठावर जे मान्यवर स्थानापन्न झालेत त्यामध्ये आहेत या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे आणि ज्यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचं वितरण होणार आहे ते सिद्धार्थ वरदराजन, महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या या पुरस्कारांचे प्रवर्तक सुनील देशमुख, महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या या पुरस्कारांच्या मध्येच राशम दातार नाट्य पुरस्कार सुरू करण्यामध्ये ज्यांचा पुढाकार होता ते रवींद्र दातार, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट त्याचे कार्यकारी विश्वस्त प्रमोद निगुडकर, साधना ट्रस्टचे विश्वस्त सचिव हेमंत नाईकनवरे, साधना ट्रस्टचे विश्वस्त डॉक्टर हमीद दाभोलकर आणि साहित्यातील व समाजकार्यातील मिळून 9 पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती विचारपीठावर स्थानापन्न झालेले आहेत. हे पुरस्कार मराठी साहित्य आणि महाराष्ट्रातील समाजकार्य यासाठी दिले जातात. परंतु हे पुरस्कार वितरित करण्यासाठी जे कोणी 1 किंवा 2 पाहुणे बोलावले जातात, साधारणतः असं पाहिलं जातं की ही पाहुणे मंडळी महाराष्ट्राच्या बाहेरची असावीत, ज्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामाच्या निमित्ताने वावरता आलं. आजचे आपले पाहुणेसुद्धा तारुण्याच्या काळातच त्यांचे वडील इंग्लंडमध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून गेले, तेव्हा त्यांचं शिक्षण इंग्लंड आणि अमेरिकेत झालं. परंतु नंतर पत्रकारिता मात्र त्यांनी गेली 17-18 वर्ष भारतामध्ये केली. सुरुवातीची 6-7 वर्ष द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये आणि नंतरची जवळपास 10 वर्ष द हिंदू या प्रतिष्ठित दैनिकामध्ये. ही दोनही दैनिकं भारतीय स्तरावर सर्वाधिक प्रतिष्ठित, सर्वाधिक व्यावसायिक अशी मानली जातात. हिंदूमध्ये तर 140 वर्षाच्या परंपरेमध्ये हिंदूच्या त्यांच्या ट्रस्टच्या फॅमिलीच्या बाहेरचा संपादक होण्याचा मान फक्त एका व्यक्तीला मिळाला, मुख्य संपादक होण्याचा, तो म्हणजे सिद्धार्थ वरदराजन. 2.5 वर्षापूर्वी सिद्धार्थ वरदराजन यांनी द वायर नावाचं एक वेब पोर्टल सुरू केलं आणि वेब पोर्टल नावाचं काहीतरी अतिशय गांभीर्याने एक माध्यम सुरू आहे अशा प्रकारची जाणीव मागच्या 2-2.25 वर्षामध्ये अखिल भारतीय स्तरावरील ओपिनियन मेकर क्लासमध्ये जर ती झाली असेल इतक्या कमी काळात, तर त्याचं श्रेयसुद्धा सिद्धार्थ वरदराजन यांच्याकडे जातं. आपण आता त्यांना ऐकूया. विनोद शिरसाट जी, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर अनिल औसठ जी, श्री अरविंद गुप्ता,
श्री सुनील देशमुख महाराष्ट्र फाउंडेशन के ओर से, साधना ट्रस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो आज जिन जिन को संबोधित किया गया, जिन जिन को अवार्ड्स दिए गए हैं, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। और आप लोग जो आज इस फंक्शन में हाजिर हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं और मेरी चंद बातों को आप सुनने के लिए तैयार हैं। मैं ख़ास तौर पे आभारी हूँ महाराष्ट्र फाउंडेशन और साधना ट्रस्ट की, उन्होंने मुझे यहाँ पे इस फंक्शन के लिए, इस समारोह के लिए आने का निमंत्रण दिया। दोस्तों, देश के अंदर जो हालात हैं आज, और ख़ास तौर पे आज के फंक्शन के हवाले से अगर हम आर्ट और कल्चर, लिटरेचर, सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे, और ये सिर्फ 1, 2 या 3, 4 साल की बात नहीं है, मेरा मानना है कि माहौल जिस तरह से एक लंबे अरसे से तैयार हुआ है देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं आम शहरी, आम नागरिक के ज़मीर के हक के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर रहा है। और मैं आपके सामने आज सिर्फ और सिर्फ इस विषय पे अपने विचार रखना चाहता हूं कि कितना ज़रूरी है आज के भारत में ज़मीर का हक। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक छोटा सा नज़्म इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है। वो लिखते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहंगार की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। और इसी ही अंदाज में ये नज़्म मुझे कल याद आई जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजेस ने एक ऐसा कदम उठाया जो हिंदुस्तान के पिछले 70 साल में कभी देखने को नहीं मिला। शायद ही ऐसा कोई मिसाल आपके सामने होगा पिछले 7 दशक में जहां पे जज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के भी मीडिया से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से रूबरू हुए और एक ही वक्त में 4 जजेस का आना अपने में बहुत ही एक सीरियस डेवलपमेंट था। लेकिन इससे ज्यादा जिन चीजों के बारे में जज साहब चलेमेश्वर और उनके जो ब्रदर जजेस हैं, जिन चीजों की ओर में उन्होंने इशारा किया, जिन सवालों को उन्होंने उठाया और जिस तरीके से उन्होंने उठाया, मुझे लगता है कि ये बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्रशासनिक, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रशासनिक लड़ाई है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव झगड़ा है।
लेकिन चलमेश्वर साहब ने कहा कि जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं दे कंसर्न द वेरी सर्वाइवल ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मिलके देश के सामने ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश का हर एक नागरिक अपनी जगह में बैठ के या खड़े होके उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है, उनकी बातों पे गौर करना ज़रूरी है और उनकी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़मीर, अंतरात्मा, ये एक हमारा बुनियादी, एक फाउंडेशनल राइट है। अगर राइट टू कॉन्शियंस छीना जाता हमसे तो राइट टू फ्री स्पीच की कोई जगह नहीं, राइट टू कल्चरल क्रिएटिविटी की जगह नहीं रह गई। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ज़मीर के हक का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को मजबूत करने का काम करने के लिए अगर वो पेश आते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो उन्होंने उठाया। लेकिन प्रेज करने से ज्यादा मुझे लगता है कि उनकी बातों को समझना हमारा फर्ज बनता है कि वो किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बंटवारा ये कंट्री एज अ होल, सिटीजनशिप एज अ होल, ये एक बहुत ही उनके लिए एक चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम है जहां पे तमाम बड़े सवाल जाके वहां उनकी सुनवाई होती है। अगर आपका हक आपसे छीना जाता है, अगर आप एक मजदूर हैं और आपको वेतन नहीं मिलता, अगर आप एक महिला हैं और आपके अधिकारों को छीना जाता है, अगर आप पे हमला किया जाता है, अगर आप एक लेखक हैं और आपसे कहा जाता है कि आप किताब नहीं लिख सकते, अगर आप किताब लिखेंगे तो आपकी किताब को जलाया जाएगा, आपकी किताबों की बिक्री हम नहीं होने देंगे, अगर आप एक अभिनेत्री हैं, अगर आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं और आपसे कहा जाता है कि आप ये फिल्म हरगिज नहीं बनाएंगे, अगर आप इस फिल्म को बनाएंगे तो सर कलम किया जाएगा, नाक आपकी काट दी जाएगी, अगर आप एक महिला हैं और आपसे कहा जाता है कि जिससे आप विवाह करना चाहते हैं हम इसको होने नहीं देंगे क्योंकि आपका धर्म अलग है, इनका मजहब अलग है, अगर आप इस देश के शहरी हैं और आपसे कहा जाता है कि आप फलाने चीज को नहीं खा सकते, फलाने चीज को नहीं पी सकते, और यदि आपको लगता है कि इंसाफ आपको नहीं मिल रहा है तो आखिरकार आपको कचहरी के दरवाजे पे दस्तक देना ही पड़ेगा। और अगर उन फैसलों पे ठीक तरीके से, उन सवालों पे ठीक तरीके से सुनवाई नहीं होगी, अगर उन सवालों पे ठीक तरीके से एक फैसला नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तान के लिए और खास तौर पे जिन लोगों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है उनके लिए ये बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन पैदा करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए, अपने ज़मीर के हक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जिन सवालों को 4 जजेस ने
मतलब जिस तरीके से 4 जजेस ने कुछ सवालों को उजागर किया, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक अच्छा मिसाल है। ये अलग बात है कि सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इस इशू को पब्लिक में क्यों उठाया गया, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे माहौल में ऐसे एक एक्सट्रीम कदम आदमी तभी उठाता है जब पानी सर से ऊपर गुजरता है। और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मुझे लगता है कि उनकी चेतावनी को सुनना हमारा फर्ज बनता है। साधना एक ऐसा अखबार है, साधना ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा फाउंडेशन है जिसने 40 साल पहले इमरजेंसी के खिलाफ मुकाबला किया। इमरजेंसी के तहत जिस तरीके से लोगों का दमन किया गया, जिस तरह से लोगों के अधिकारों को छीना गया, बहुत कम लोग थे, बहुत कम ऐसे अखबार, बहुत कम ऐसे संस्थाएं थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की जुर्रत की, बहादुरी दिखाई। लेकिन साधक वो काम किया और उस काम के चलते मुझे लगता है कि इस देश को बहुत फायदा मिला। और आज मुझे लगता है कि एक अघोषित आपातकाल जैसे सिचुएशन जिसका सामना हम कर रहे हैं, आज भी इस पे चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है, इस पे आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा आपातकाल है जहां पे हमारे जो नेता हैं वो ये बात मानते नहीं कि आपातकाल को घोषित किया गया, क्योंकि घोषित नहीं किया गया। और जनता भी इस बात को नहीं समझ पाती कि हो क्या रहा है। सबसे बड़ा मिसाल इसका इमरजेंसी के ठीक बाद आडवाणी जी का एक बयान, एक जुमला उनका था कि those who were asked to bend crawled instead। और वो उन अखबारों का जिक्र कर रहे थे जिन पे दबाव तो था, लेकिन इतना दबाव नहीं था कि पूरी तरह से वो साष्टांग नमस्कार करें। लेकिन ये भी हकीकत है कि उस दौरान, उस सिचुएशन में भारत का मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू कॉन्शियंस के मैदान को छोड़ के कहीं और भाग निकला। और आज भी एक पत्रकार होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूं कि मीडिया का एक हिस्सा अपनी जिम्मेदारी छोड़ के जो इस देश की हकीकत है, जो इस देश की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से हमारी जनता जूझ रही है, बजाय इसके कि उन समस्याओं पे रोशनी डाले, बजाय इसके कि उन समस्याओं पे चर्चा हो, गंभीरता से डिबेट और डिस्कशन हो, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। जब एक अस्पताल में 50 बच्चों की मृत्यु होती है तो हमारे चैनल उस पर डिबेट नहीं चाहते। डिबेट चाहते हैं कि भाई फलाना आदमी, फलाना शख्स वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहा है, राष्ट्रगान बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, स्कूल में गीता पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसे ऐसे सवालों पे रोजाना टेलीविजन चैनल पे डिबेट्स चलते हैं। लेकिन बुनियादी चीजें जिसपे मध्य प्रदेश में जब किसानों पे फायरिंग हुई तो शायद ही किसी चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज बन के उस खबर को पेश किया गया, और अगर वो आया भी तो उस पर डिबेट नहीं हुआ। डिबेट होता है उन
विषयों पे जो एक तरह से सत्ता के लिए आसान सवाल होते हैं, क्योंकि ये बुनियादी मसलों से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, और जो नॉन इश्यूज हैं, जो इरेलेवेंट इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को लेके आप समाज में लोगों का बंटवारा कर सकते हैं, उनको ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम मीडिया कर रहा है। और मीडिया ये काम एक ऐसे सिचुएशन में कर रहा है जहां पे किसी ने उनको मजबूर नहीं किया। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि भाई आप ये काम करेंगे, आप इन चीजों पे डिबेट नहीं करेंगे। कितने साल हो गए नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे, MM कालबुर्गी और अब गौरी लंकेश, उनकी हत्या। पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया में डिबेट नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। कल वाला भी अगर आप विषय देख लीजिए, जज वाला, ज्यादातर जो बातें चली वो ये कि भाई इन जजेस के पीछे कौन सा सियासी साजिश चला है, अगर इन जजेस ने कुछ सवाल उठाए तो किसके कहने पे उठाए होंगे, किस पार्टी का हाथ है इसमें, कौन से लीडर का हाथ है। फिर किसी की तस्वीर दिखाई जाती है, कोई फुटेज दिखाया जाता है कि भाई देखो ये साजिश है। लेकिन जिन बुनियादी सवालों पे जज साहबों ने बात किया, जो हमारे बड़े बड़े चैनल्स उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता। जज लोया के केस पे, जिसके बारे में रंजन गोगोई साहब जो हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और उस पर आप थोड़ा गौर कीजिए। एक चैनल ने यह कहा कि ये 4 जजेस कौन हैं, ये तो बस 2018 में रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट से पहले ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन इन रिटायर होने वाले जजेस में से एक साहब रंजन गोगोई अभी अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और शायद उन्होंने अपनी पोजीशन को खतरे में डाल दिया, क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस का चयन होता है और जो जिस तरह से फैसला फाइनली वो सरकार के हवाले से नोटिफाई होता है, और ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान के इतिहास में सीनियर जजेस को बाईपास नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर एक जज अपने अंतरात्मा की आवाज को लेके एक सवाल उठाता है, तो कम से कम मीडिया का एक फर्ज बनता है कि भाई इन चीजों पे बहस तो करें। ये कौन सा केस था, जज लोया वाला केस, जिसके बारे में गोगोई साहब ने जिक्र किया, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? लेकिन मीडिया जो है अपने अधिकारों को खुद छोड़ के मैदान जंग से निकल चुका है। और अगर मीडिया अपना काम छोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कि समाज के अलग अलग सेक्शंस पे किस तरह से दबाव पड़ सकता है, और पड़ भी रहा है। जिस तरह से पद्मावती फिल्म के साथ सलूक हुआ है, शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा फिल्म डायरेक्टर नहीं होगा जो ऐतिहासिक विषयों पे फिल्म बनाने की कोशिश करेगा। इतिहास तो छोड़ दीजिए, वो शायद किसी भी फोक स्टोरी पे या किसी भी ऐसे इशू पे फिल्म बनाने से कतराएगा अगर उनके मन में ये लगे कि भाई हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई नेता खड़ा हो जाएगा कि भाई ये हमारे समाज का अपमान हो रहा है।
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिंदुस्तान के नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन पे बन चुका है और सेंसर बोर्ड उसको रोक रहा है ये कह के कि भाई अमर्त्य सेन का जो इंटरव्यू है उस फिल्म में, वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है, वहां पे उन्होंने गुजरात प्रांत का नाम लिया है, वहां पे उन्होंने हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया है। तो हम इस फिल्म को कैसे दिखा सकते हैं? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? अगर अमर्त्य सेन जो भारत रत्न है, जो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उनके शब्दों को इतनी आसानी से सेंसर करने का काम हो सकता है, तो आम शहरी का क्या, आम नागरिक क्या करेगा? किताबों पे बैन, हाल ही में बाबा रामदेव पे किताब निकली और वो किताब नोएडा के एक कोर्ट ने बगैर लेखक को सुनते हुए, बगैर पब्लिशर को सुनते हुए उस किताब पे इंजंक्शन लगा दिया ताकि इसकी बिक्री ना हो आगे। और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक बार इंजंक्शन लग जाए तो हिंदुस्तान में हटाने के लिए डेट पे डेट आप कचहरी के एक चक्कर काटते जाइए, राम जाने कि वो किताब कब उस इंजंक्शन के चुंगल से निकल आएगा। तो कानून का दुरुपयोग, स्ट्रीट पावर का दुरुपयोग, डराने धमकाने के जो जरिए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे रूल ऑफ लॉ होना जरूर, हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, हमारा संविधान है, कि कोई टेलीविजन चैनल में आके कह दे कि हम फलाने फिल्म डायरेक्टर का सर काट देंगे और ये आदमी आज भी आजाद घूम रहा है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में क्या संदेश हम भेज रहे हैं? जो हमारे कल्चरल क्रिएटर्स हैं, जो हमारे लेखक हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अगर मीडिया ने खुद अपने आप के पैरों पे, अपने हाथ पे हथकड़ी बांध दी और अगर देश के लेखकों पे और फिल्म डायरेक्टर्स पे तरह तरह के दबाव पड़ रहे हैं, तो आज यूनिवर्सिटी भी, जो एकेडमिक सिस्टम है, वहां पे भी एकेडमिक फ्रीडम जो जरूरी होना चाहिए। 2 साल पहले मैं कुछ रिसर्च कर रहा था जाकिर हुसैन के बारे में, जो हिंदुस्तान के बहुत फेमस एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और 50s के दशक में जिस ब्रॉड माइंडेड तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी की कल्पना की कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे मुश्किल से मुश्किल अनपॉपुलर विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वहां पे ऐसी बातें होनी चाहिए जो शायद यूनिवर्सिटी के बाहर संभव ना हो, क्योंकि जब तक उन चीजों पे डिबेट ना हो, जब तक इन चीजों पे बातें ना हो, तो हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से सीखे कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन आज बहुत सारे हमारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं वो उनको मीटिंग्स नहीं होल्ड करने देते। अगर विषय वाइस चांसलर को या प्रिंसिपल को थोड़ा सा पॉलिटिकल लगे, सिलेबस पे दबाव पड़ता है, अध्यापकों को कहा जाता है कि भाई क्लास में जो आप कह रहे हैं थोड़ा सोच समझ के कहिए, कोई उसको वीडियो टेप करके यूट्यूब पे चला देगा और फिर आप पे केस लगेगा। जोधपुर यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी, उन्होंने जेएनयू की मशहूर प्रोफेसर निवेदिता मेनन को वहां पे एक सेमिनार के लिए बुलाया, और क्योंकि जेएनयू उन दिनों सुर्खियों में था, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने उस प्रोफेसर पे कार्रवाई की, उसको सस्पेंड कर दिया गया और अपने जॉब को बचाने के लिए बेचारी को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, वहां पे कुछ छात्रों ने महाश्वेता देवी, जो हिंदुस्तान की मशहूर
लेखिका, प्लेराइट रही हैं, इनका हाल ही में इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ट्वीट करके उनकी तारीफ की, उनकी प्रशंसा की। लेकिन जब महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने महाश्वेता देवी का एक नाटक की प्रस्तुति वहां पे कैंपस में की, तो फिर पुलिस को बुलाया गया, केस दर्ज होने की बात की गई। तो ये घुटन, ये जमीर को दबाने की कोशिश, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, और अफसोस की बात है कि ये दबाव सिर्फ नेताओं से नहीं, सिर्फ सरकारों से नहीं, और ये यहां पे सिर्फ एक पार्टी या एक सरकार दोषी नहीं है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, जैसे बंगाल में अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी वहां पे लंबे अरसे से वहां पे राज कर रहा है। जब मैं हिंदू का संपादक था तो हिंदू अखबार में हमने 2 या 3 ऐसे स्टोरीज चलाए जहां पे ऑपोजिशन लीडर को कोट करते हुए चीफ मिनिस्टर पे कुछ आरोप लगाए गए जो ऑपोजिशन लीडर लगा रहे हैं। और वो आरोप भी कैसे थे कि भाई मुख्यमंत्री, उन दिनों जयललिता जी थी, कि मैं मुख्यमंत्री इतनी साल में इतनी दफा छुट्टी के लिए क्यों जाती है। ये स्टोरी छपा और हिंदू अखबार पे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस लग गया। बंगाल में किसी प्रोफेसर ने कार्टून चला दिया, मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया, पुलिस रात को आती है, उन पे केस लग जाता है। तो सरकार, नेता ये सब दबाव तो डालेंगे ही डालेंगे। हिंदुस्तान के जो बड़े कंपनी हैं वो भी अब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्लैप सूट, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें विनोद जी ने द वायर का जिक्र किया। द वायर ने अभी तक 3 साल भी मुकम्मल नहीं किए, लेकिन ऑलरेडी हमारे खिलाफ, और आप लोग हंसेंगे जब सुनेंगे, 500 करोड़ रुपए के मुकदमे लग चुके हैं, और बैंक अकाउंट में शायद 20-25 लाख ही है हमारे पास। और मुकदमा लगाने वाला भी जानता है कि इस मुकदमे में दम नहीं है, हम भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि आप कचहरी के चक्कर काटते जाओ। एक मुकदमा है जहां पे द वायर के 6 एम्प्लॉइज के खिलाफ केस कर दिया गया है, और वो क्रिमिनल डेफेमेशन केस है। हर सुनवाई में हमारी उपस्थिति जरूरी है। वकील भले अपने फीस ना ले, लेकिन सिर्फ आने जाने में हर सुनवाई के लिए खर्चा जो है 3-4 लाख रुपए हो जाता है। तो जो हिंदुस्तान के जो बड़े कंपनीज हैं वो कानून का दुरुपयोग करते हैं दबाव डालने के लिए, ताकि उनके खिलाफ स्टोरीज ना छपे या ऐसी खबरें ना आए जो उनके लिए एम्बैरेसिंग हो। वो भी समझ आता है, चलिए आप ताकतवर कंपनी हैं, आप नहीं चाहते कि मीडिया में आपके बारे में ऐसी बातें चलें जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करें या आपके रेपुटेशन को अफेक्ट करें। और नेता तो होता ही जो दबाव डालने के चक्कर में हमेशा काम करता है। लेकिन जिस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खतरा समाज के अंदर भी पनप रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के चलते हो सकता है कि यही एक वजह है कि फेसबुक में, ट्विटर में 140 कैरेक्टर के अंदर आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं डिबेट करने का तरीका, डायलॉग करने का तरीका, डिस्कशन करने का तरीका, हम उस चीज को भूल चुके हैं। मीडिया में तो ये साफ नजर आता है, 7 से 10 बजे जो डिबेट्स चलते हैं उसमें चीखना चिल्लाना तो आम है।
डायलॉग डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, शायद भूल के एक चैनल में आपको नजर आएगा, एक दो चैनल में, लेकिन प्राइम टाइम वाला जो कल्चर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये, मुझे डर है, मुझे फिक्र है कि ये पूरे समाज में ये फैल चुका है कि अगर कोई सवाल उठाता है, मान लो कि कोई राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल देता है तो फौरन इल्जाम लगेगा कि भाई तुम तो भाजपाई हो गए, तुम भक्त हो गए। और अगर कोई प्रधान सेवक के खिलाफ कुछ बोल दे तो इल्जाम आप पे लगेगा भाई तू तो कांग्रेसी है, तुम सेक्युलर हो। ऐसे ऐसे लफ्ज बनाए गए हैं सोशल मीडिया में, और डिबेट की जगह लोगों पे लेबल चिपकाना, गाली गलौज करना, और खास तौर पे सोशल मीडिया में जिस तरह से औरतों पे हमला होता है, मतलब आप समझ सकते हैं इंटरनेट एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहां पे डिबेट, एक फ्री डिबेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्विटर में देखिए, और बहुत बहुत हमारे दोस्त हैं और ये आम तौर पे लिखा भी गया है कि औरत जब अपनी आवाज उठाती है ट्विटर पे तो लोग टूट पड़ते हैं उन पे, उस पे तरह तरह के अश्लील धमकियां, तरह तरह के वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डिबेट करने की जो कला है, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। सोसाइटी एज अ होल हम लोग, मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस हम में भी बढ़ रहा है। हम दूसरे पक्ष के व्यूज को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके साथ इंगेज करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन पे लेबल लगाने के लिए हमेशा हम लोग कूद पड़ते हैं। फिल्म अगर हमको पसंद नहीं आती, किताब अगर हमको पसंद नहीं आता, तो फौरी तौर पे हम लोग बैन की बात करते हैं कि भाई ये बनाया क्यों गया, इस पे तो हमारा अपमान हो गया। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को कोसना, नेता को कोसना, बड़े कंपनियों को कोसना, ये आसान काम होता है, लेकिन शायद हम लोगों को अपने गिरेबान के अंदर भी झांक के देखना पड़ेगा कि एज सिविल सोसाइटी हम लोग भी कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में चल पड़े। लेकिन अगर हम अपनी बिहेवियर को इंप्रूव नहीं कर पाते, अगर हम डिबेट, डायलॉग को अपनी जगह में उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे हकों पे, अधिकारों पे हमला हो रहा है, ये और तेजी से बढ़ने वाला है। मीडिया जिस तरह से, जैसे हमने कहा कि मैदान छोड़ चुका है, ये एक तरह से एक वार्निंग साइन है। और हालात को बचाने के लिए मुझे लगता है कि जो आम नागरिक हैं, जो थोड़े कॉन्शियस लोग हैं, हम सबको एक तरह से एक फैसला करना पड़ेगा कि जहां हम खड़े हैं, हम अपने पोजीशंस पे, हम अपने जिस इंस्टीट्यूशंस में हम काम करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी की रक्षा हम करेंगे। अगर हम पत्रकार हैं तो पत्रकार होने का धर्म हम निभाएं सच्ची तरीके से। जिस तरह से कल 4 जजेस ने अपने कैरियर्स को दांव पे लगाते हुए अपने इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया, मुझे लगता है कि ये एक सीख है, एक लेसन है हम सब के लिए कि हम सब अपनी अपनी कार्य क्षेत्र में उसी किस्म की बहादुरी और उसी किस्म का कमिटमेंट टू इंटेग्रिटी दिखाएं। अगर हम ये करने में सफल रहें तो मुझे लगता है कि राइट्स जो आज खतरे में हैं, इनको प्रोटेक्ट करने में हम आने वाले दिनों में कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।